नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। मिडिल ईस्ट में शांति की उम्मीद दूर दूर तक धुआं हो चुकी है। ट्रंप के आक्रामक तेवर नजर आ रहे हैं। ट्रंप ने ईरान पर विनाशकारी और बड़े हमले की चेतावनी दे दी और कहा है कि ऐसा हमला होगा जो आज तक नहीं देखा गया होगा। ट्रंप का दावा है कि अगर ईरान ने शर्तें नहीं मानी तो उसके पावर प्लांट्स, पुल, बुनियादी ढांचों को तो पूरी तरह तबाह कर दिया जाएगा। लेकिन ईरान पर ऐसा हमला करेंगे जो ईरान आज तक इस तरह के हमले से गुजरा नहीं होगा। अमेरिका पिछले कई दिनों से लगातार ईरान के अलग अलग ठिकानों पर हवाई हमला कर रहा है, जिससे पूरा क्षेत्र बारूद के ढेर पर बैठ गया है। ईरान का क्रोध और भड़क उठा है। इसके बाद बड़ा ट्रेलर दक्षिण ईरान के केश्म द्वीप के पास देखने को मिला है। जरा फुल स्क्रीन तस्वीर आपको दिखाते हैं केश्म द्वीप की। केश्म द्वीप के पास एक विमान क्रैश हुआ है और उसके मलबे की तस्वीर आप देख रहे हैं, जिसमें आग और धुआं भी देखा जा सकता है। ईरान कह रहा है यह अमेरिकी फाइटर जेट है, F-15, लेकिन आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है कि विमान किसका है। यानी ईरान ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा और ट्रंप की धमकी इस आग में घी डालने का काम कर रही है। ट्रंप ने नई धमकी क्या दी है वो भी आप एक बार देख लीजिए। ईरान पर सबसे बड़ा हमले के लिए तैयार है, तैयारी पूरी है, बस फैसला लेना बाकी है। आज रात फैसला हो जाएगा। ईरान ने अभी तक पर्याप्त दर्द नहीं झेला है, तो ईरान ने लगे हाथ इस धमकी का भी हिसाब कर दिया। ईरान ने फाइनल वार्निंग दे दी और कहा अमेरिका ने हमले जारी रखे तो भारी कीमत चुकानी होगी। युद्ध खत्म करने का एकमात्र रास्ता बातचीत का है। नए हमले नहीं होने चाहिए। युद्ध हमारी ही शर्तों पर खत्म होगा। ना तो अमेरिका और ना ही ईरान अपनी जिद से पीछे हट रहे हैं। युद्ध विनाशकारी होता जा रहा है। ट्रंप ने सबसे बड़ी धमकी दे दी है। तो क्या अमेरिका परमाणु बम का इस्तेमाल करेगा? नहीं। तो परमाणु बम नहीं इस्तेमाल करेगा तो फिर क्या इस्तेमाल करेगा जिसका इंपैक्ट अमेरिका की उम्मीद के मुताबिक हो? इसके लिए अमेरिका के पास तबाही वाले सामान क्या हैं जो बड़े पैमाने पर तबाही मचा सकते हैं? क्या वो मिसाइल है? क्या वो बम है? अमेरिका का एक महाबम है जिसे मदर ऑफ ऑल बम कहा जाता है, मुआब के नाम से इसे जाना जाता है। यह एक गैर परमाणु हथियार है। इसका कुल वजन लगभग 9,800 किलोग्राम है। विस्फोटक क्षमता 11 टन TNT के बराबर है। तबाही का दायरा, ब्लास्ट का रेडियस 150 से 300 मीटर तक सब खत्म कर देता है। एक और बॉम्ब के बारे में आप जान लीजिए, मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर GBU-57 MOP। यह एक बंकर बस्टर बम है। अमेरिका के शस्त्रागार में मौजूद एक और गैर परमाणु बम। इस बम का वजन 14,000 किलोग्राम है। इसे बंकर बस्टर कहा जाता है। तबाही की ताकत आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। 200 फीट गहरे कंक्रीट के बंकर्स को फाड़ सकता है और तबाह कर सकता है। तो देखना यह है कि क्या डिप्लोमेसी के बंद होते दरवाजों के बीच GBU-57 का इस्तेमाल होता है, या फिर मुआब का इस्तेमाल होता है, या फिर शांति का कोई रास्ता निकाला जाता है बातचीत की टेबल पर। लेकिन ट्रंप की जिद और IRGC का प्रतिशोध पूरे मिडिल ईस्ट को स्वाहा करने के लिए तैयार है। क्या करने जा रहा है अमेरिका? बातचीत करने के लिए मेहमानों का बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा। ब्रिगेडियर शारदेंदु हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रक्षा विषय के बहुत स्वागत है आपका। विंग कमांडर आलोक सहाय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। अरविंद सिंह तेजावत हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार, बहुत स्वागत है आपका। और अशरफ अली जैदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, ईरान मामलों के जानकार, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शारदेंदु जी, आपसे सवाल। अमेरिका अब तक सबसे बड़ा हमला को अंजाम देने जा रहा, बस फैसला लेना बाकी है, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। इसके मायने क्या है? देखिए, मायने तो सिर्फ सीधा है कि उसका
ईरान का डिस्ट्रक्शन, ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त करना, ईरान के पोर्ट सिटीज को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करना, और अब तो कैस्पियन सी के से जो लगे हुए स्टेट हैं और जो उनके पोर्ट हैं वहां पे भी हमले जारी हैं। तो पूरी तबाही मचाने के फिराक में डोनाल्ड ट्रंप है। कहीं ना कहीं वो इसमें डिले करते जा रहे हैं। डिले इसलिए कर रहे हैं कि शायद उनको उम्मीद है कि ईरान उनके सामने गिव अप कर दे, जो कि होता हुआ नहीं दिख रहा है। लिहाजा अब नौबत ये आ गई कि GBU-57 जैसे बम, जिसका वो पहले भी इस्तेमाल कर चुका है, अब वो इस्तेमाल करने जा रहा है। कई लोग आशंका लगाते हैं कि हो सकता है न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करे, लेकिन न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करने की इसलिए संभावना कम है क्योंकि तमाम छोटे बड़े देश उससे अफेक्टेड होंगे। ईरान के किस इलाके में इसका इस्तेमाल होता है ये देखना होगा, और साथ में वर्ल्ड ओपिनियन पूरी तरीके से अमेरिका के बरखिलाफ होगी। एज इट इज अमेरिका आज की डेट में ईरान वॉर को लेके सिर्फ उसका एक एलाई है इसराइल, बाकी ज्यादातर जगह उसकी मुखालफत हुई है। तो लिहाजा इस तरीके के वो ड्रास्टिक एक्शन नहीं लेगा, लेकिन आज की डेट में वो जो एडवांटेज गेन कर रहा है वो डिस्ट्रक्शन, तमाम तरीके के एयर स्ट्राइक, तमाम तरीके के मिसाइल, ये हमले जारी रहेंगे। और मेरा मानना है कि जहां तक उसका जो स्ट्रेटेजिक प्लान है, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के इलाके और वहां के जो तमाम छोटे बड़े बंदरगाह हैं, तमाम जो आइलैंड्स हैं, उनको तबाह करेगा और उसके ऊपर कब्जा करना चाहता है। क्योंकि अगर उसने अपना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अगर डोमिनेंस स्टैब्लिश कर लिया है, ओमान उसके साथ है, कुवैत उसके साथ है, सऊदी अरब का है, और अगर उसने ईरान को वहां मार्जिनलाइज कर दिया पोर्ट सिटी पे, तो उसका वर्चस्व बन जाएगा और वो फिर पूरे इलाके में अपनी मनमानी करेगा। ऐसा अमेरिका का प्लान दिखता है। वजह देखिए, डिस्ट्रक्शन तो वो कॉज कर ही दे रहा है, लेकिन जहां मामला फंस रहा है वो है ग्राउंड ऑपरेशन नहीं। कैसे आप उस इलाके को सिक्योर करेंगे? तो मेरा मानना है कि आगे आने वाले दिनों में इसी तरीके से वो डिस्ट्रक्शन करेगा। जब पूरी तरीके से तबाही मचेगी, तब वो ग्राउंड ऑपरेशन या एम्फीबियस ऑपरेशन लॉन्च करके उस इलाके को सिक्योर करेगा। जब तक ये स्थिति नहीं हो जाती, इसी तरीके की स्ट्राइक चलेगी। और ईरान दूसरी तरफ बातचीत के लिए उत्सुक है। वो कई बार ऐसे हिंट दे चुका है कि वो अमेरिका से बात करके और अपने डिप्लोमेसी को एक और मौका देना चाहता है। ईरान की सबसे बड़ी गलती इस बार ये हो गई कि 14 पॉइंट के मसौदे पे जो साइन हुआ था, वो टोटल इनके फेवर में था। अगर उसमें से एक दो पॉइंट ऊपर नीचे हो रहे थे तो उसको उन्हें टॉलरेट करना चाहिए था। IRGC को जिस तरीके से उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हमले किए कॉमर्शियल वेसल पे, वो ना करके उनको कॉन्फिस्केट करना था, उनको उसको आइसोलेट करके उसको पकड़ लेना था। लेकिन ये सारी चीजें देखिए उनके कंट्रोल से बाहर चली गई और ये सिचुएशन हो गई, और अमेरिका इसी की ताक में था। और अब तो डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं कि एक के बदले हम 100 मारेंगे, टोटल डिस्ट्रक्शन करेंगे, तमाम तरीके की धमकी। अब आज की डेट में अगर आप वस्तु स्थिति का एनालिसिस करेंगे, तो ईरान कहीं ना कहीं बैकफुट पे पूरी तरीके से नजर आ रहा है। हालांकि उसके फेवर में चाइना का नेविगेशन सिस्टम काम कर रहा है, रशिया के तमाम जी। तरीके के असिस्टेंस उसको अवेलेबल है, और साथ में अब ईरान जो हमले कर रहा है, वो देखिए कुर्द के इलाके में कर रहा है। वो इराक के इब्रिल में उसने हमला किया है, उसने कुवैत के मिलिट्री बेसिस पे किया है, फिफ्थ फ्लीट जो बहरीन में, उसको तो उसने तबाह कर ही दिया है। तो इस तरीके से एलाइंस पे हमला कर रहा है। और अब आज की डेट में यूएई पे हमले नहीं हो रहे हैं। यूएई पे इसलिए हमले कम कर दिए कि यूएई के जो किंग है, उन्होंने कहीं ना कहीं डील कर रखी ईरान से, और कुछ पैसे वैसे और उनके रिकंस्ट्रक्शन में मदद का कुछ एश्योरेंस दिया, कुछ इस तरीके की बातें हैं। और सबसे बड़ा क्रूशियल पॉइंट जो आने जा रहा है आज की डेट में विवेक जी, वो ये है, जब आपकी ईस्ट वेस्ट गैस पाइपलाइन पे सऊदी अरेबिया पे हमला करेगा ईरान, तब उसको नहीं समझ आएगा। उसकी शुरुआत हो रखी है। रेड सी में हुतीज ने सऊदी अरेबिया के 2 कमर्शियल वेसल को पे फायरिंग और उसको उसका रास्ता मुड़वा दिया वहां से। और आज की डेट में ऑयल प्राइसेस का दाम देख लीजिए, $100 पर बैरल पहुंच गया है। तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप स्टेटमेंट देते हैं, लड़ाई करते हैं, प्राइस का दाम ऊपर बढ़वाते हैं, फिर शांति की बात करेंगे, प्राइस डाउन होगा, तो वो एक तरफ अपना एंटरप्रेन्योरियल रोल प्ले कर रहे हैं, दूसरी तरफ हेड ऑफ स्टेट का रोल प्ले करते हैं, तीसरी तरफ वो डिस्ट्रक्शन प्ले करते हैं, जिससे कि वो नेतन्याहू के साथ मिलकर इस इलाके में अपना वर्चस्व बना के रखें। तो ओवरऑल गेम नहीं तो आज की क्या डेट में क्या ईरान के ईरान फेवर में नहीं होता होगा। क्या ईरान जानबूझकर डिस्ट्रक्शन को न्योता दे रहा है? जैदी साहब, माइक चेक जो कीजिएगा है। शायद आप। हेलो। हाँ, आ रही आवाज आ रही है, हाँ बोलिए। जी जी सर। देखिए विवेक भाई, ईरान के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो ईरान को समझना होगा कि ईरान किस तरह का देश है। ईरान जो देश की संप्रभुता और उसका जो सम्मान होता है, वो बखूबी समझता है। और इसका जो एक इतिहास है ईरान का, वो अलग तरीके का है। जो लोग ईरान को अफगानिस्तान से कंपेयर करते हैं, इराक से कंपेयर करते हैं, वेनेजुएला या दूसरे वो देश जिन पे अमेरिका ने हमला किया
और 1-2 दिन या 7 दिन या 1 महीने के अंदर उसके डिक्टेटर को खत्म किया और वहां पे कब्जा कर लिया। ऐसा नहीं है, ईरान अलग तरीके का देश है। और मैं समझता हूँ ये 4 महीने की लगातार जो जंग है, ये अगर वॉर एनालिस्ट हैं, अगर वो इसको देख रहे होंगे, इसके नेचर को, इस वॉर के नेचर को देख के वो ईरान की बहुत सारी चीजें जो दूसरे देशों से अलग है उनको समझ जाना चाहिए। ईरान का जो वॉर है अमेरिका के साथ, वो सिर्फ एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेके तो अब हुआ है। ये ईरान है जिसने अमेरिका को थाम रोक दिया है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर पूरी लड़ाई को लेके आया है। इससे पहले बहुत सारे इशू थे जिनको लेके और जिन गोल्स को लेके अमेरिका ईरान के अंदर कूदा, लेकिन किसी भी तरीके का कोई भी उसका जो गोल था वो अचीव नहीं हो पाया, ये सब जानते हैं। बहरहाल ईरान के अंदर जो क्षमता है वॉर को झेल जाने की, वो मैं समझता हूँ अमेरिका से कहीं ज्यादा है। वो इसलिए कि अमेरिका और उसके जो अलाइज हैं और दुनिया के दूसरे देश जो हैं, उनके अंदर ये क्षमता नहीं है कि वो $100 या $100-150 प्रति बैरल के तेल को झेलें। ये ईरान है कि जो पिछले 47 साल से दुनिया भर के सेक्शन, जिसको अमेरिका ने इलीगल तरीके से लीगल तरीके से उसके ऊपर थोपा और उसने उसको जेल गया। मैं समझता हूँ ईरान के पास जो स्ट्रेटेजिक पेशेंस है वो आज भी ज्यादा है। हाँ। वो आज भी उन्हीं बेसिस को मार रहा है। मतलब ईरान अमेरिका के सो कॉल्ड सबसे बड़े हमले के लिए तैयार है। देखिए ये गिदड़ भभकी मैं कहूंगा, ट्रंप ने एक तो 7 मरतबा इस तरह की भाषा इस्तेमाल की है 4 महीने में, और उसने मसलन 300 से ज्यादा बार, जो मैं आज काउंट कर रहा था आपके शो में आने से पहले, 300 से ज्यादा बार ये बोला है कि ईरान को हम तबाह कर चुके हैं, ईरान की नेवी को हम तबाह कर चुके हैं, ईरान की IRGC को हम तबाह कर चुके हैं, ईरान के जो पूरा सिस्टम है वो कोलैप्स हो गया है। ये 300 से ज्यादा बार उन्होंने बोला जी। लिहाजा आप तो क्या ट्रंप की बयान दे रहे हैं? दे। ठीक है, आपकी बात आ गई। मैं जरा आलोक जी से भी जान लूं, अरविंद जी से भी जान लूं, क्या ट्रंप इस बार भी गीदड़ भभकी दे रहे हैं? आलोक जी। मेरे से पूछ रहे हैं विवेक जी? बिल्कुल सर, आपसे सवाल है। नमस्कार विवेक जी। देखिए, ट्रंप गीदड़ भभकी नहीं दे रहे हैं क्योंकि आर पार की लड़ाई के मूड में दोनों आ गए हैं अभी, मुझे जैसा लग रहा है। और ये जो धमकी दी गई है वो सऊदी अरेबिया के ऑयल टैंकर्स पर हूती के अटैक के बाद किया गया है। हाँ। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेटेड इसलिए है कि इस पचड़े में अगर ये स्पाइरल आउट होता है, आउट ऑफ कंट्रोल होता है, तो इसमें पाकिस्तान भी लपेटे में आएगा, बिकॉज ऑफ जो सऊदी के साथ उसने जो डील कर रखा है। तो अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने जिस तरह से अभी आक्रमण करना शुरू किया है, विवेक जी आप देखिए, B-52 जो उनके बॉम्बर्स हैं, और B-1B और B-2, ये 3 उनके जो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हैं, जिसमें B-1B स्ट्रेटेजिक बॉम्बर के साथ साथ फाइटर बॉम्बर भी है, ये बहुत ही ज्यादा वेट के बॉम्ब्स ले जाने की क्षमता इनके अंदर है। और जो आपने बताया ना GBU-57, वो GBU-57 30,000 पाउंड का बॉम्ब होता है, वो बंकर बस्टर बॉम्ब है। वो करीब मैक्स, लेकिन मुश्किल ये है कि सिर्फ 60 मीटर नीचे जाके फटता है, और जो ये अंडरग्राउंड टनल्स हैं वो 800 मीटर से 500 मीटर नीचे हैं। तो ये जरा ध्यान देना पड़ेगा। सॉरी, 500 फीट से लेके 500 मीटर तक अंदर है। तो ये बंकर बस्टर बॉम्ब पिछले बार भी ज्यादा इफेक्टिव नहीं हुए थे, और इसीलिए आप देखिएगा पिकेक्स माउंटेन में भी जो उनका जो सेंटर है, जिस पर आक्रमण करने की बात अमेरिका कर रहा है, जहां पर यूरेनियम संवर्धन हो रहा है, ऐसी आशंका CIA ने जताई है, वो भी 260 फीट और उससे नीचे है। तो GBU-57 जो सबसे बड़ा विश्व का बंकर बस्टर बॉम्ब है, वो सिर्फ 200 फीट तक नीचे जाके फटता है। अब अमेरिका के पास ऑप्शन यही है कि वो एक साथ एक ही प्रिसीजन पॉइंट पे दर्जनों GBU-57 गिराए, तब हो सकता है कि वो उस अंदर तक वहां पहुंच पाएगा। लेकिन जो चीजें आपको 500 फीट से लेकर के 500 मीटर तक अंदर हैं, वो नहीं अफेक्टेड हो रही हैं। और इसीलिए अभी जो हमारे को पैनलिस्ट ने बोला कि ईरान जो है वो मरते दम तक लड़ रहा है, ईरान क्यों लड़ पा रहा है? सिर्फ इसलिए लड़ पा रहा है कि उसके मिसाइल्स और उसके ड्रोन्स तबाह नहीं हो रहे हैं। वो अपने अंडरग्राउंड जो सिटीज उसने बना रखे हैं, जिसमें
ऑटोमेटेड रेल सिस्टम है उसमें। वो एक जगह से जैसे मेट्रो चलती है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन, वैसे ऑटोमेटेड रेल सिस्टम है। तो वो उसके जो सारे जखीरे हैं वो बचे हैं और वो आक्रमण करता जा रहा है। तो अमेरिका जब तक इसका काट नहीं निकाल लेता है कि कैसे इस अंडरग्राउंड सिटी को ध्वस्त करे, किस बॉम्ब का इस्तेमाल करे, या तो वो ग्राउंड तो बगैर ऑपरेशन बूट्स करे एंड जिसमें ग्राउंड के बहुत ही ज्यादा पॉसिबल नहीं है। खतरा है। वो बगैर बूट्स एंड ग्राउंड के पॉसिबल नहीं है भाई। इजराइल हमास के टनल्स को नहीं खत्म कर पाया जब तक बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं किया, जब तक उसमें उन्होंने सीमेंट के घोल नहीं डाले, सीमेंट के घोल डालकर सब सारे टनल्स को जमा दिया या मैक्सिमम को उन्होंने ब्लास्ट करके उड़ा दिया। वो भी तब हुआ जब वो अंदर घुसे। हो ये रहा है। हवाई जहाज से और फाइटर जेट से तो वो भी नहीं कर पाए। यस यस यस। जी हाँ विवेक जी, देखिए अभी हाँ। हो क्या रहा है, बौखला करके अमेरिका ना जितने संयंत्र है, मिलिट्री संयंत्र है, जो नए नए अभी उसने कमांड कंट्रोल सेंटर जहां लगाया, जो कम्युनिकेशन सेंटर लगाया, आप उसको ध्वस्त कर रहे हैं। ठीक है, आप उनके जो लीडरशिप है उसको भी ध्वस्त किया इन्होंने। आईआरजीसी के हेडक्वार्टर्स को उड़ाया, जो टेम्पररी एक नया हेडक्वार्टर गुप्त रूप से बना रखा था उसको उड़ा दिया। लेकिन उसके जो जखीरे हैं वो अभी भी अनटच्ड है, और जब तक अमेरिका इसका काट नहीं निकालेगा ईरान प्रतिघात करता रहेगा। जी हाँ जी अरविंद जी, क्या ईरान जानबूझकर मुसीबत मोल ले रहा है या फिर अमेरिका कीड़ड़ भपकी दे रहा है? देखिए, अगर हम ईरान की कहें कि उसने क्या मुसीबत मोल ली है, तो दरअसल वॉरशिप सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट ने उस पूरे रीजन में भेजे हैं। ईरान ने बिल्कुल उनको दावत नहीं दी थी। दूसरी बात ये कि क्या यूनाइटेड स्टेट के लिए मुसीबत है, तो बहुत सारे खुद यूनाइटेड स्टेट के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि हाँ ये मुसीबत है। इसका कारण ये है विवेक साहब कि आपको लगता है कि अमेरिका एक फुल फ्लैश वॉर की कंडीशन में है या कि वो करना चाहता है? एब्सोल्युटली वो नहीं करेगा, क्योंकि उससे अचीव क्या होगा? जो ईरान की मिसाइलें हैं वो तो यूनाइटेड स्टेट तक जा नहीं सकती है। परमाणु कार्यक्रम क्योंकि पैसा है नहीं, बुरी तरह से बर्बाद हो चुका है, तो वो वैसे ही इतना पीछे चला गया है। और अंदर जाने के कॉन्सिक्वेंसेज हैं। उसके बाद में जब बॉडी बैग्स वहां से जब रवाना होना शुरू होंगे, एक या दो के सोल्जर्स पे मरने पे जब इतना हंगामा हो जाता है, और प्रेसिडेंट ट्रंप के पास इस चीज का भी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि उन्होंने लड़ाई क्यों शुरू की थी और उन्होंने अचीव क्या किया है। डेमोक्रेट्स पूछ रहे हैं, यहाँ तक कि खुद रिपब्लिकन्स उनसे पूछ रहे हैं, और फिर वो ये कह रहे हैं कि इतना पैसा जो है जो खर्च हो गया है, हम या तो मिडल ईस्ट कंट्रीज से ही कर लेंगे या फिर वहां पे और मुझ पे टोल लगा के करेंगे। तो बिल्कुल ही एकदम अमेरिका के पास अभी यहाँ फंस चुका है और निकलने का उसके पास कुछ है नहीं। तो फुल फ्लैश वॉर होगा, इसकी कोई कंडीशन या उसका कोई फायदा, और मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो पहले से फंस चुके हैं अपनी गर्दन और फंसाना चाहेंगे, मुझे तो नहीं लगता है इस पूरे प्रकरण में। और ईरान ने पूरी तैयारी कर रखी है। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि अगर सोल्जर्स आएंगे तो हम उन पे बॉम्बार्डमेंट करेंगे, मतलब वो अपनी ही जमीन पे जो सोल्जर्स होंगे उनको बॉम्ब से वो खत्म कर देंगे। और यूनाइटेड स्टेट ऐसी कंडीशन में क्या कर पाएगा? वो ये भी कह रहे हैं कि वो कुवैत में घुस के चले जाएंगे। तो बहुत मुश्किल है, जितना आसान जैसे कि खासकर वेस्टर्न मीडिया दिखाता है उतना आसान है नहीं। अगर आप लोकल मीडिया या वहाँ के लीडरान के बयानात देखें तो पूरे कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, और वो मरने के लिए भी तैयार है। वो कह रहे हैं कि हम हर तरीके की शहादत देने के लिए तैयार हैं। ये तब जबकि 4-5 हजार लोग मारे जा चुके हैं। नहीं तो उसके फिर बाद तो भी वो ऐसे झुकने के लिए तैयार नहीं। में ब्रिगेडियर शारदिंदु, ये तो फिर पूरा मामला डेडलॉक में फंस चुका है। ये बिल्कुल आपने सही बोला, ये डेडलॉक है। लेकिन आज की डेट में आपको डोनाल्ड ट्रंप की जो टैक्टिक्स है, जिस तरीके से वो काम करते हैं, उसके एनालिसिस करनी होगी। क्योंकि हम सारे लोग जो हो रहा है वो तो विटनेस कर ही रहे हैं। आगे क्या होने जा रहा है इसको अगर हम एनालाइज करें तो वो बेहतर होगा, क्योंकि अमेरिका के स्टेटमेंट को हल्के में ईरान को नहीं लेना चाहिए। नंबर एक, जिस तरीके से वो स्ट्राइक कर रहे हैं, डेली स्ट्राइक हो रही है, 13वां दिन का स्ट्राइक जारी है, और जब तबाही मच रही है तो अमेरिका इसको इस स्टेट में कैसे छोड़ देगा? जब 14 पॉइंट के मसौदे को साइन किया था तो पूरे विश्व ने बोला कि अमेरिका युद्ध हार गया। अब वो तो एक बहाने की खोज में था और बहाना मिला, अब उसने स्ट्राइक करना शुरू किया। तो डोनाल्ड ट्रंप का देखिए, एक वो हेड ऑफ स्टेट है, लेकिन दूसरा सेंट कॉम की अगर आप टैक्टिक्स देखें तो वो एक बिल्कुल एक प्री प्लान तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं। ब्लॉकेट लगाया स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे कंट्रोल, आगे इसको फ्री करना चाह रहे थे, नहीं हुए तो पोर्ट सिटी, अब उन्होंने कैस्पियन सिटी में भी हमले करने शुरू किए हैं, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। बार बार एक मौका ईरान को दिया जा रहा है कि वो अपनी आंखों से बाज आए और शांति के लिए बढ़े और या गिव अप करे।
अगर पेजेस्कियां को इतना लगता है कि देश को तबाही से बचाना है तो ओपनली एक इनविटेशन दे कि हम बात करने के लिए तैयार हैं। इसमें कोई युद्ध हारा नहीं है, जीता नहीं है। अमेरिका भी चाह रहा है, लेकिन जब तक आपका आईआरजीसी ये बोलता रहेगा कि हम आपके ठिकानों को नेस्तनाबूद कर देंगे, अमेरिका को सबक सिखा देंगे, अमेरिका के सोल्जर आपने जॉर्डन में मारे, कुवैत में मारे, और यही इसी तरीके के ऑपरेशन चलते रहेंगे तो युद्ध थमेगा नहीं। तो आपको डिप्लोमेसी एक लेवल पे पहुंच के वो स्टॉल हो गई, वो भी आईआरजीसी की हठधर्मिता की वजह से। तो इसको आपको रिजॉल्व करना पड़ेगा। इस बार पहल ईरान को लेना पड़ेगा। देखिए, अमेरिका ने तय कर लिया है कि ईरान पे इसी तरीके से हमले जारी रहेंगे। ग्राउंड ऑपरेशन तो बहुत दूर की चीज है, वो स्ट्राइक करके जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी आपके कमांड सेंटर हैं, जो भी आपके एयर डिफेंस साइट हैं, एयरपोर्ट हैं, उसको वो डिस्ट्रॉय करेगा, और एज इट इज आपकी इकोनॉमी को वो पहले ही ध्वस्त कर चुका है। तो वो इससे पीछे हटेगा नहीं। डोनाल्ड ट्रंप को तय करना है कि वो सेंटकॉम की जो मिलिट्री प्लान है उसको आगे चलाते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर आपका। मैं जैदी साहब से सवाल पूछ लेता हूं कि ईरान को अगर तो अपना देश बचाना है तो उनको डिप्लोमेसी के रास्ते पर आना होगा। जैदी जी, डिप्लोमेसी के रास्ते पे है। ईरान शुरू से डिप्लोमेसी के रास्ते पे है विवेक, लेकिन डिप्लोमेसी की मेज को किसने तोड़ा है? बार बार अमेरिका ने बम्बार्मेंट किया इसके ऊपर, चाहे वो ओमान की मेज पर बैठा हुआ ईरान हो या अब ये पाकिस्तान के जरिए जो शुरू खुद ईरान अमेरिका ने कराया। तो ये बार बार जो डिप्लोमेसी की मेज के ऊपर जो बमबारी होती है वो अमेरिका की तरफ से होती है, न कि ईरान की तरफ से। अब जबकि इन्होंने बार बार देखा कि अमेरिका के साथ इवन जो वहां का प्रेसिडेंट है उसके सिग्नेचर की भी कोई हैसियत नहीं है, उसको भी बहरहाल उसकी कोई हैसियत नहीं है, और वो जब चाहता है अपने उस एमओयू की मुखालफत करते हुए बम्बारमेंट शुरू कर देता है। तो अब ईरान की जो जनता है, देखिए ईरान के हालात ऐसे नहीं है कि आप कुछ जगह पे हमला कर देंगे तो वहां पे गवर्नमेंट गिर जाएगी या वहाँ का निज़ाम और वहाँ का सिस्टम बदल जाएगा, वो नहीं है ऐसा। आप लोगों ने 4 महीने में देख लिया होगा कि वहाँ की जो टॉप लीडरशिप है, टॉप कमांडर जो थे, उनके मरने के बाद भी वहाँ के अंदर कोई फर्क नहीं आया है, निज़ाम इसी तरीके से चल रहा है, और मैं समझता हूँ चलता रहेगा। अगर ईरान के सिस्टम को कोई जानता है और ईरान को करीब से उसने वहाँ की जो गवर्नमेंट सिस्टम है उसको समझता है, तो वो ये बहुत जानता है। जनता आलोक जी कुछ कह रहे हैं आपको? जी आलोक जी के साथ खड़ी है। मैं विवेक जी, मैं कह रहा था कि मेरा एक अंदेशा है कि होने क्या वाला है। अभी मैं कल पढ़ रहा था कि जो मिलिट्री विशेषज्ञ है यूएस के, वहां पर यह चर्चा अब शुरू हो गई है कि कुछ दिनों के लिए टेम्पररी रूप से मिडिल ईस्ट के जो अमेरिकी इंपॉर्टेंट जो इनके इक्विपमेंट है उसको यूरोप में शिफ्ट किया जाए। क्योंकि देखिए, अगर इंपॉर्टेंट अपने बेसिस को, अपने एक जहाज को, एयर डिफेंस सिस्टम को अगर थोड़े दिनों के लिए हटा लेता है वो यूरोप में, तो ईरान किसके ऊपर आक्रमण करेगा? और ईरान, और उसके बाद तो ये लड़ाई, क्योंकि ये लड़ाई लंबी खींचने वाली है। ट्रंप भी इस लड़ाई को बहुत लंबा नहीं चलेंगे। आप देखिए, चेक एंड बैलेंस होता रहेगा। कुछ दिनों के बाद इनके पास फिर इंटरसेप्टर कम हो जाएंगे, फिर मिसाइल, बिकॉज कंजम्पशन रेट जो है, एक्सपेंडिचर रेट जो है, वो मैन्युफैक्चरिंग रेट से काफी ज्यादा हो चुका है। आप सबको पता है, आजकल काफी जर्नल्स में इसके आ गए रिपोर्ट्स। तो आप देखिएगा फिर एक ब्रीदर लेंगे प्रेसिडेंट ट्रंप, एक फिर ब्रीदर लेंगे किसी बहाने से, और ये लड़ाई बहुत लंबी चलेगी। क्योंकि ईरान भी जो है, वहां पर जिस तरह के मानसिकता वाले लोग सत्ता में हैं, वो मर जाएंगे लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं है। तो ये लड़ाई तो बहुत लंबी चलेगी। ऐसे में अमेरिका क्या करेगा? अपने सेंटर हटा ले ईरान को, तब अमेरिकन सेंटर्स को अटैक करने के लिए बचेगा नहीं, और अमेरिका आराम से ईरान को अमेरिका अपने सेंटर शिफ्ट कर रहा है। सर आपका जो कैलकुलेशन है वो ठीक है, मतलब क्योंकि कतर से भी वहां बेस से वहां लोगों को शिफ्ट करना शुरू कर दिया उसने। जैदी कुछ कहना चाह रहे हैं? जैदी जी जल्दी 10 सेकंड में प्लीज। मैं विवेक ये कह रहा हूँ कि देखिए, ईरान ऐसा नहीं है कि सत्ता में बैठे लोग ही वहां ये वॉर चाह रहे हो, बल्कि जनता चाहती है कि लोगों का प्रेशर, इनफैक्ट आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपसे सहमत हूं। लोगों का प्रेशर वहां के रिजीम से ज्यादा है। वहां की रिजीम चाहती भी है कि हम डील कर लें, लेकिन लोगों का प्रतिशोध वाली जो बात है ना, जो बदले वाली आग है ना, वहां पर विदेश मंत्री के ऊपर पत्थर फेंके गए कि आप अमेरिका से डील करना चाहते हैं।
ये स्थिति सिचुएशन बहुत खराब है अमेरिका के लिए ईरान के अंदर। ये बहुत चैलेंजिंग है वहां की गवर्नमेंट के लिए भी। ये बात भी अमेरिका को समझनी होगी, बॉम्बार्डिंग करने से पहले जो रोज मुंह उठा कर और एक बम मिसाइल लेकर चले आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खास पेशकश शो फिलहाल तय वक्त छोटे से ब्रेक का फौरन लौट रहे हैं। देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।